Hello, welcome again to my channel. First of all, good morning, good afternoon, good evening. अब हम चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। हमारा आज का टॉपिक है ग्रेविटेशन, एक फिजिक्स का टॉपिक है। हम इस वीडियो के अंदर ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे और सैटेलाइट्स और उनकी जो एस्केप स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड है, उनके लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो पर। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन होता क्या है? Gravitation is a branch of the science which study with the different bodies in the universe called gravitation. Means gravitation वो स्टडी है जिसकी वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो हमें बताती है कि हम कैसे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज़ हैं वो कैसे फॉल करती हैं, कैसे उनके ऊपर कौन सा फोर्स होता है जिसके कारण वो पृथ्वी के ऊपर आती हैं। जैसे हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आके धरती के ऊपर ग्राउंड से टकराती है। तो वो कैसे टकराती है, वो किस फोर्स के लिए टकराती है? वो ग्रेविटेशन फोर्स ही होता है जो उस बॉडी के ऊपर काम करता है। एक बॉडी चाहे कितनी भी दूर रखी हो, मिलियंस, अबाउट 1 करोड़ किलोमीटर एंड मोर, तो मीन्स दो बॉडीज के बीच के डिफरेंस अगर 2 करोड़ तक किलोमीटर भी है तो भी उनके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट होता है। ये एक सबसे वीक फोर्स है नेचर के अंदर। ठीक है, अब आता है कि जो सबसे एंशियंट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट एंशियंट कॉन्सेप्ट है, वो कौन सा है? वो है ज्योमेट्रिक जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। ये सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बना हुआ है। चलो अभी हम आगे चलते हैं। अब अगला है कि हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये कॉन्सेप्ट दिया था निकोलस कोपरनिकस। ये जो क्वेश्चन है निकोलस कोपरनिकस, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। निकोलस निकोलस एवरी प्लैनेट इन द मूव्स निकोलस कहता है कि जो एवरी प्लैनेट है वो हमेशा सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। लेकिन अब इस बात में कुछ कन्फ्यूजन है, क्योंकि जो अभी जो बताते हैं बुक्स के अनुसार, तो उनके अनुसार तो जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड इलिप्स के तरीके से घूमते हैं, इलिप्स में, अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ। देखो अभी देखते हैं हम, ये केपलर्स लॉ का फर्स्ट लॉ है। इसके अंदर देखो उसने बताया कि एवरी प्लैनेट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, इन ए इलिप्टिकल पाथ, एंड सन इज एट द फोकस। मीन्स देखो ये जो प्लैनेट है ये मूव करेगा इसके अराउंड, ये सन है, ये एक तरीके से फोकस की तरह है। जो इलेक्ट्रिकल पाथ है इसके फोकस की तरह रुकेगा यहीं पे, ये यहाँ से मूव नहीं करेगा। जबकि ये जो बॉडी है, जो ये प्लैनेट है, ये इसके अराउंड रन करेगा। लेकिन जबकि अगर हम बात करें निकस सर की, तो उनके अनुसार जो ये प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, बट अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ ये एक इलिप्टिकल पाथ के अंदर रोटेट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ है कि जो इलिप्स है उसके लिए ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। अब यहाँ पे है कि ई क्या है? ई हमारे पास होती है एसेंट्रिसिटी, जो हम मैथ के अंदर पढ़ते हैं ना, एसेंट्रिसिटी, ECCNTRICITY, एसेंट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद आता है कि सर्कल के लिए एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 होती है। अभी हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड के अंदर एक ट्रिक है। वो ट्रिक है कि कैसे जो हमारे जो सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे ये अरेंज होते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे नज़दीक अर्थ सन के कौन सा है, अर्थ के नज़दीक कौन सा है, सबसे फारेस्ट कौन सा है, तो हम बताते हैं। अभी देखो यह ट्रिक,
माई वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। आप ये लाइन याद करो, उसके बाद आपको कंप्लीट याद हो जाएगी। देखो अभी एम से मरकरी, ठीक है, वी से विनस, ई से एक्साइटेड, जी से जुपिटर, एम से मार्स, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। ठीक है, ये बहुत ही इजी ट्रिक है। देखो मार्स सबसे नज़दीक होता है सन के, और नेपच्यून है वो सबसे दूर होता है, और अर्थ के सबसे नज़दीक वेनस होता है, और अर्थ के साइड में मार्स होता है। ठीक है, मार्स का कलर रेड होता है। ओके, और जो जुपिटर है, जुपिटर कहाँ है, जुपिटर, जुपिटर इसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जो सैटेलाइट्स होती हैं वो होती हैं, कितनी होती हैं, 67 तो पहले थी, प्लस 12 को अभी 2018 के अंदर लोन मिली हैं 12 सैटेलाइट्स, तो टोटल हो जाती है हमारे पास 79। ओके, सबसे ज़्यादा जुपिटर की हैं। अभी कुछ न्यूज़ के अंदर खबरें चल रही हैं कि नेपच्यून की सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये अभी इसकी नासा ने ऑफिशियली इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है, तो इसलिए अभी तक हम जुपिटर पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। तो जो सेकंड लॉ है केपलर्स का, वो कहता है कि जो जितनी भी जो प्लैनेट्स हैं, जैसे ये हमारे पास, ये एक मिनट रुको मैं फिर से बनाता हूँ। ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल पाथ है, यहाँ पे सन है, और यहाँ पे कोई जो प्लैनेट है, या फिर जो कोई दूसरा प्लैनेट इससे बड़े इलेक्ट्रिकल पाथ के अंदर मूव करता है, तो उसकी और इसकी एरियल वेलोसिटी, मतलब ये ऐसे कुछ करें, इतनी डिस्टेंस वो जितनी देर में करेगा उतनी ही डिस्टेंस ये इतनी, अगर ये एरिया इक्वल है, ये दोनों एरिया इक्वल हैं, तो इन दो मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो एरियल वेलोसिटी है एक प्लैनेट की वो हमेशा कांस्टेंट होगी। यहाँ से यहाँ, एक मिनट मैं एक बार कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से यहाँ आने में जितना टाइम वो लेगा उतना ही टाइम वो यहाँ से यहाँ आने में लेगा। और अगर इस हम बड़े वाले केस की बात करें तो वो भी कुछ ऐसा ही होगा। ये मीन्स अगर ये दोनों एरिया सेम है तो यहाँ से यहाँ आने का और यहाँ से यहाँ आने का टाइमिंग हमेशा सेम होगा। मीन्स एरियल वेलोसिटी ऑफ जो प्लैनेट्स है वो हमेशा सेम होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे आता है कि ये जो लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसके अंदर हमेशा हम एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो एरियल वेलोसिटी इक्वल मीन्स ये एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर, एंगुलर मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद है कि स्पीड ऑफ ए प्लैनेट इज लार्जर इफ ए सिचुएटेड नियर। मीन्स देखो ये हमारे पास इलेप्टिकल पाथ है, ये एक और इलेप्टिकल पाथ है, यहाँ पे सन है, सन से ये बॉडी नज़दीक है, ये थोड़ी दूर है, तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा यहाँ से यहाँ घूमने में। इसकी एरियल वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन इसको एरिया ज़्यादा कवर करना है, इसलिए इसको टाइम ज़्यादा लगेगा एज कंपेयर टू नज़दीक वाले के। मीन्स इस वाले केस में टाइम ज़्यादा होगा और इस वाले में कम होगा। ओके, बट द वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट अबाउट मीन्स जो एक प्लैनेट जब रिवॉल्व करता है तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ही रिवॉल्व करेगा सन के अराउंड। ओके, अगर रिलीज साइड पे चलते हैं, अब ये आता है केपलर्स का सेकंड लॉ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। ये कहता है कि जैसे कि आपने मानो टी टाइम के अंदर आप इसका कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते हो, ये इलेप्टिकल पाथ है, सन यहाँ पे है, ये कोई ये प्लेनेट है, वो टी टाइम के अंदर कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करता है, और इसकी जो आर है, आर इसकी सेमी मेजर एक्सिस है, तो आर की क्यूब मतलब टी की क्यूब, टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर की क्यूब के। ओके, ये इसका लॉ था केपलर्स का जो इसने दिया था। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आता है, वो बोलेगा कि जो रेडियस है उसको 2 टाइम्स कर दो, या फिर रेडियस हाफ कर दी तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा टाइम पे। तो हम इसके अंदर फॉर्मूला लगाते हैं T1/T2
इज इक्वल टू R1/R2, इसका पूरे का होल क्यूब और इसका पूरे का होल स्क्वायर। ओके, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। एक मिनट, इसके अंदर कुछ रहता, हाँ ये कुछ है इसके अंदर नीचे। इसके अंदर दे रखा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मैंने बताया था कि कोई भी दो बॉडी है उनके बीच का डिस्टेंस है, चाहे वो कितनी भी दूर रखी हों। यूनिवर्स के अंदर जितनी भी जो बॉडीज हैं उनके बीच में आपस में ग्रेविटेशन फोर्स होता है। ये बहुत ही वीक फोर्स है, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स है और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी होती है कि वो फोर्स जो एक बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। मीन्स जैसे कि एक पर्सन है कोई भी, जब ये कोई बॉल को ऊपर फेंकेगा तो वो जो अर्थ है, ग्रेविटी है, ये इसको वापिस इसी की ओर, मीन्स अर्थ की सरफेस की ओर लाने का काम करेगी। जो फोर्स यहाँ पर काम करेगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो चीज़ यहाँ पर काम करेगी, मीन्स जो जिस चीज़ की वजह से आएगा वो तो ग्रेविटेशन फोर्स, और जो इस चीज़ को लाने की कोशिश करेगी मीन्स ग्रेविटी। ग्रेविटी एक फोर्स लगाती है जिसकी वजह से जो बॉडी है वो अर्थ की ओर आती है। ठीक है, उसके बाद होता है कि हम जी की वैल्यू निकालेंगे। हम ग्रेविटी को हम जी से लिखते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एफ, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का, एफ इज इक्वल टू जी एम। चलो मैंने जो टाइप किया है उसी में दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये जी एम एम आर स्क्वायर। एम यहाँ पे, जी हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर होती है, और उसके बाद पर किलोग्राम स्क्वायर होती है, सॉरी। और यहाँ पे जो कैपिटल एम है वो अर्थ का मास होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 6 × 10⁻24। ठीक है, उसके बाद होता है कि जो स्मॉल एम होता है, स्मॉल एम हमारे पास एक जो पार्टिकल है, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर से मैंने एक बॉल फेंकी तो जो बॉल का मास होगा वो यहाँ पे कैपिटल एम, स्मॉल एम का काम करेगा। और आर, आर जो दो बॉडीज के बीच की डिस्टेंस है इसको दर्शाता है। ठीक है, और उसके बाद आता है जी। यहाँ पे जी है वो है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और एम, एम वो मास ऑफ द बॉडी है जो मैंने फेंकी थी। हमारे इस केस के अंदर मैंने एक स्मॉल पार्टिकल मीन्स एक छोटा सा बॉल फेंकी थी, तो उस बॉल का जो मास होगा वो स्मॉल एम होगा। ठीक है, अब ये दोनों फोर्स जो एक बॉडी जब हम फेंकते हैं ऊपर, इन दोनों जो ये बॉल है, बॉल का अर्थ के साथ का जो फोर्स होगा मीन्स एफ इज इक्वल टू जी एम एम आर स्क्वायर, वो इक्वल होगा इस बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स एम जी। इस फोर्स को हम वेट भी बोलते हैं। ठीक है, वो एम जी के इक्वल होगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे हम स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया तो जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी जी एम आर स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, और ये सब मैंने बता दिया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू वगैरह। और उसके बाद आता है कि चेंज इन जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट एंड डेप्थ। मीन्स जब हाइट और डेप्थ में जाएंगे हम तो जो जी के ऊपर क्या चेंज होगा वो हमें बताना है। तो चेंज हमारे पास ये होता है कि जब हम ऊपर जाएंगे तो भी ग्रेविटी घटती है और नीचे जाएंगे तो भी घटेगी। कैसे? देखो, अगर हमारे पास कोई जैसे मैं बोलता हूँ कि 10%, 9%, 9% एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर का केस है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर का केस नहीं है तो हम एक
ये वाला फॉर्मूला है। मेन तो यही यूज़ होता है, बाकी ये क्या है कि कभी कभी यूज़ होता है, इसमें शॉर्ट ट्रिक्स लग जाती हैं। बाकी आप मेन जो ये फॉर्मूला है, G इज इक्वल टू जी इंटू वन, जी न्यू इज इक्वल टू जी अपॉन वन माइनस टू एच अपॉन आर, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन वन माइनस टू एच अपॉन आर। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। और हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बहुत यूज होती है कि जी डिक्रीज बाई x% और जी डिक्रीज 2x%। अब बताता हूँ कि बाई वाले केस में क्या करेंगे हम। जैसे कि मान लो कि 30 क्वेश्चन बोलता है कि जी डिक्रीज बाई 36%, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो जी डैश की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 100 में से 36 को घटाओ और डिवाइड बाई 100 कर दो। यहाँ पे आया 64 अपॉन 100 जी। ये हमारे पास जी डैश की वैल्यू होगी, मीन्स 64 जी बाई 100। किस केस में है, जब जी है वो डिक्रीज होता है बाई x%। अगर बोले कि 2x%, मीन्स अगर वो बोले कि जो ग्रेविटी है वो 10% मीन्स डिक्रीज हो गई है टू 10%, तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ जी डैश होगी, मीन्स न्यू जी की वैल्यू होगी, वो होगी 10 जी बाई 100। ओके, अभी आगे चलते हैं। अगर एक चीज़ और भी है, मैं एक बार पीछे वाले में चलता हूँ, कि अगर वो बोले कि x% से इंक्रीज होती है, जो उसकी डेप्थ है, वो हाइट है, वो x% से डिक्रीज होती है, मीन्स 10% से लेस वाले केस में, तो हम कह सकते हैं कि उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर x% इंक्रीज होती है तो हम कह सकते हैं कि जो जी न्यू जी की वैल्यू होगी वो 2% डिक्रीज होगी। ठीक, अगर वो बोले कि जी की वैल्यू डिक्रीज होती है 1%, तो जो न्यू जी की वैल्यू होगी वो 2% से इंक्रीज होगी। लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो कब लागू होगा, जब x की वैल्यू लेस देन 10% हो, तो रिजल्टेंट जो जी होगा वो 2x हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज होती है तो ये डिक्रीज होगी, और ये डिक्रीज होती है तो ये इंक्रीज होगी। ओके, अब अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। इन केस ऑफ डेप्थ के केस में क्या होगा, डेप्थ के केस में भी वही होगा। जब हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो जी की वैल्यू है वो घटेगी। ठीक है, तो वो घटेगी कैसे, कि वो ऐसे घटेगी, जब हम डी डेप्थ के ऊपर जाएंगे तो जो न्यू जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू वन माइनस डी अपॉन आर। आर हमारे पास रेडियस है, डी हमारे पास डेप्थ है, और जी डैश हमारे पास न्यू ग्रेविटी है, और जी हमारे पास जो हमारी पहली वाली ग्रेविटी थी, मीन्स 9.8। ओके, अब एक चीज़ और है, जब ये कुछ केस हैं, ये मैंने लिख दिए, आप देख लेना, कुछ भी नहीं है। अब ये है कि मून के ऊपर जो ग्रेविटी है वो अर्थ की g/6 होती है, मीन्स 1/6 टाइम ऑफ अर्थ ग्रेविटी, और जो मून की होती है वो 24 होती है। ठीक है, ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे है कि कुछ अदर रेस्पेक्ट होती हैं जब जी की वैल्यू चेंज होती है, वो क्या क्या होती हैं। पहला होता है कि जब जी पोल से, पहला है कि जब जो जी की वैल्यू पोल के ऊपर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, मीन्स ज़्यादा होती है इक्वेटर की बजाय। ठीक है, दूसरा है कि
अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाएं, पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी जी की, ठीक है। उसके बाद आता है, मैं एक बार थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। जो अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग देन वैल्यू ऑफ जी नॉट चेंज एट पोल बिकॉज, देखो अब इसके अंदर एक चीज आती है कि ये जो है अर्थ को जब हम रोटेट करते हैं, मीन्स अर्थ जैसे ही अगर रोटेट करना बंद कर दे तो पोल की जो ग्रेविटी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जो इक्वेटर की जो ग्रेविटी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, पोल के ऊपर इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि जो पोल होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, इसलिए उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका एक फॉर्मूला होता है, उसके अंदर कोस थीटा लेते हैं और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए वो जी, ये शायद कुछ ऐसे होता है 1 माइनस कोस ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कुछ करके होता है, मेरे अभी कंफर्म याद नहीं है। ओके, अब हम अगली के ऊपर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग देन वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इंक्रीज बाई 35 फ्रॉम इनिशियल लेवल। मीन्स मैंने बताया था ना कि इक्वेटर के ऊपर ये चेंज होती है, पोल के ऊपर नहीं होती। इक्वेटर के ऊपर ये इंक्रीज हो जाती है 35% से, 35 से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर दी जाए अर्थ की 17 टाइम्स तो इनिशियल वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर विल बी 0। जैसे कि ये जो अर्थ है वो इससे ओमेगा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी से घूमती है, अगर ये 17 ओमेगा वेलोसिटी से घूमने लग जाए तो इक्वेटर के ऊपर 0 वेलोसिटी, 0 ग्रेविटी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला पॉइंट, इफ वी इंक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी देन जी विल डिक्रीज एट इक्वेटर आएगा, ये शायद ये थोड़ा मिसप्रिंट है। मीन्स जैसे हम अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो इक्वेटर की जो हमारे पास वैल्यू ऑफ जी है वो डिक्रीज होने लग जाती है, जबकि एट पोल के ऊपर डिक्रीज होती है, इक्वेटर के ऊपर इंक्रीज करती है, ठीक है। अभी हमारे पास ये कुछ एक लास्ट चीज है कि जी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, और ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी, ठीक है। इन दो सॉरी, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर मीन्स रेडियस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो मीन्स डेंसिटी, और ये है रेडियस ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आता है, उसके अंदर एक हम फॉर्मूला यूज करते हैं, रो 1 अपॉन रो 2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, और सॉरी गलत हो गया, G1 अपॉन G2 इज इक्वल टू R1 रो 1 R2 रो 2, ऐसे कुछ चेंज किया जाता है, ऐसा एक फॉर्मूला यूज होता है। इसके अंदर बोलेगा कि R1 को डिक्रीज इंक्रीज कर देगा, रो 1 को इंक्रीज कर देगा, R2 इसको इंक्रीज कर देगा, और इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं, अगला वीडियो जल्दी आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा।